दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने कहा है कि पाकिस्तान की सेनाएं भारत से युद्ध के लिए तैयार है और इस बार यदि युद्ध हुआ तो पाकिस्तान नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय को और कलकत्ता को अपना निशाना बनाएगा। लेकिन मैं चर्चा आसिफ ख्वाजा के बयान पर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान में तेल और डीजल की महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए शायद नशे की पुड़िया इस वक्त सस्ती हो गई हो। मैं चर्चा करूँगा उस विध्वंस के बारे में जो शायद ईरान की ओर आने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का समय दिया था और ये कहा था कि 6 अप्रैल डेडलाइन है, या तो ईरान डील कर ले अन्यथा विनाश की तैयारी करे। ये जो डेडलाइन है ये भारतीय समय के अनुसार दिन बुधवार सुबह 5 से 6 बजे के बीच ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने जैसे कि चेतावनी दी है कि विध्वंस करने की, अमेरिका विध्वंस करने के लिए एक विनाशकारी हमला ईरान के ऊपर करेगा, या पर्दे के पीछे चल रही कुछ वार्ताओं के परिणाम स्वरूप ये डेडलाइन और आगे बढ़ेगी। हालांकि इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि जो ईरान अपने क्षेत्र में गिरे अमेरिकी पायलटों को रोक नहीं सका, पकड़ नहीं सका, क्या वो ईरान अमेरिका के इस विध्वंसक हमले को रोक पाएगा? यदि अमेरिका विध्वंसक हमला करता है तो कौन से रास्ते हैं ईरान के सामने? पायलटों के बारे में आपको पता ही लग गया होगा। एक पायलट बिल्कुल शुरू में ही अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिया था इजराइल के सहयोग से, और दूसरे पायलट को भी अमेरिका ईरान से निकाल कर ले गया। उस पायलट को निकाले जाने को लेकर डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि इसमें भी, इस दूसरे पायलट को निकालने में भी इजराइल ने अमेरिका के साथ पूरा सहयोग करा। फिलहाल जो छन छन के बातें आ रही हैं, जो दूसरा पायलट गिरा वो एक ऐसे इलाके में गिरा जहां की जनता ईरान से नाराज थी। हालांकि पायलट के गिरते ही ईरान के नेशनल टीवी ने ऐलान किया कि जनता उस इलाके में जाए, उनके फोर्सेस भी जा रही हैं और उस पायलट को किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ ले, क्योंकि ईरान को उम्मीद थी यदि उसको जिंदा पकड़ लिया गया तो शायद युद्ध में बाजी पलट सकती है। फिलहाल वो अनुभवी पायलट जो कि वहाँ ईरान में गिरा था, बताया जाता है गिरने के समय उसके पास एक आधुनिक हथियार था, खाने के लिए कुछ लिमिटेड सामान था और एक इंस्ट्रूमेंट था जिसके माध्यम से वो अपने कमांड से जुड़ा हुआ था। उसने अपने कमांड को सिग्नल भेजे कि मैं जीवित हूँ, थोड़ी सी मुझे चोट लगी है। कमांड ने उसको सुरक्षित रूप से कुछ गाइडलाइन दी, कि सुरक्षित रहने के लिए कुछ गाइडलाइन दी। वो पायलट उस इंस्ट्रूमेंट का बहुत कम इस्तेमाल कर रहा था, कहीं उसके वेव्स को ईरान की खुफिया एजेंसियाँ या ईरान के सुरक्षा बल
पकड़ ना ले। तब वो पायलट वहीं की पहाड़ियों पर एक 7,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर जाकर चढ़ गया और वहां पर एक छोटी सी दरार थी, एक पहाड़ी में दरार थी, उसने अपने आप को उस दरार में छुपा लिया। इधर इजराइल की सेना के पास एक विशेष यूनिट है जो दुश्मन द्वारा अपने किसी सैनिक को या किसी पायलट को या अपने किसी जासूस को पकड़े जाने पर छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करती है। इजराइल ने अपनी यूनिट की एक टुकड़ी इस पायलट को छुड़ाने के लिए भी संबंधित क्षेत्रों में भेज दी। उधर ईरान की सरकार ने लगातार जहां जनता से आह्वान किया, वहीं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी उस ओर रवाना कर दिया। उन्हें भी एक अंदाजा था कि ये 200-250 किलोमीटर के रेंज में ही कहीं पायलट होना चाहिए। जब अमेरिकी फोर्सेज ने देखा कि ईरान की फोर्सेज उस ओर बढ़ रही है जहां अमेरिकी फोर्सेज के पास तो सूचना थी कि वहां उनका पायलट छिपा हुआ है, तो उसने ऊपर से उन ईरान की फोर्सेज को रोकने के लिए लगातार ईरान की फोर्सेज पर बमबारी करी और गोलीबारी करी और उनको आगे बढ़ने से लगातार रोकता रहा, उनके बढ़ने में विलंब करता रहा। जमीन पर उनको रोकने के लिए इजराइल की यूनिट ने मोर्चा संभाला। इजराइल की यूनिट उस यूनिट से ईरान के सैनिकों से आगे थी। उसके वहाँ पर मोसाद के एजेंट मौजूद थे। उन्होंने सामने से गोलीबारी और बमबारी करके ईरान की फोर्सेज को आगे बढ़ने से लगातार रोका। नतीजा ये हुआ कि ईरान की फोर्सेज लगातार तेजी से उस क्षेत्र की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। उधर ईरान की जनता के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ 2 गुट बट गए थे। एक गुट वो था जो ईरान की सत्ता से नाराज था, उसने जनता के उस वर्ग को जो अमेरिका के खिलाफ था उस और जो पायलट को पकड़ने के लिए पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था उस पर हमला कर दिया और वो जनता के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इसके अलावा ईरान सरकार के विरोधी गुटों ने घोड़ों से उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया जहां अमेरिकी पायलट छिपा था और उनका मकसद उस पायलट को सुरक्षित बनाए रखना था, उसकी सुरक्षा को बनाए रखना था। खबर यह भी है कि अमेरिका ने जब देखा कि ईरान की सेनाएं यदि अचानक उन्होंने अमेरिकी बमबारी का घेरा तोड़ दिया तो आगे बढ़ सकते हैं, तो उस पहाड़ी के चारों ओर बमबारी करके बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर दिए जिससे कि ईरान उस क्षेत्र को पार न कर सके और उन गड्ढों में लगातार अमेरिका बमबारी करता रहा। नतीजा ये हुआ 36 घंटे बीत गए, ना ईरान के सरकार समर्थक तत्व और ना ईरान की सेना उस पायलट तक पहुंच सकी। और इन द मीन टाइम हालांकि अमेरिका को नुकसान हुआ, उसके 2 जहाज 2 हेलीकॉप्टर ईरान की सेनाओं के और ईरान समर्थक जनता की गोलीबारी में फंस गए और उसमें जो रेस्क्यू टीम गई थी वो भी फंस गई। तब अमेरिका को और टीम भेजनी पड़ी और जहाज भेजने पड़े। एक और पायलट को सुरक्षित करना था और दूसरी ओर उस रेस्क्यू टीम को सुरक्षित करना था। अमेरिका कामयाब रहा, उसने रेस्क्यू टीम को सुरक्षित किया और किसी भी तरीके के रिवर्स इंजीनियरिंग से बचने के लिए अपने उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को बमों से उड़ा दिया और जो दूसरी टीम पायलट की ओर गई थी वो सुरक्षित रूप से पायलट को
वहाँ से रेस्क्यू करके ले गई। तो सवाल है कि ईरान के क्षेत्र में गिरा और 200 किलोमीटर की रेंज युद्ध के लिहाज से कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। उस ईरान को पता था कि 200 किलोमीटर की रेंज में पायलट है, लेकिन फिर भी अमेरिका वहाँ से पायलट को उठा कर ले जाता है। तो जो ईरान 200 किलोमीटर के रेंज में एक पायलट को पकड़ नहीं सका, क्या वो ईरान बुधवार को यदि अमेरिका की ओर से विध्वंस आया, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्या उस विध्वंस को रोक पाएगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल फिर प्रेस के सामने आए। उन्होंने ईरान को दुष्ट राष्ट्र बताया, बहुत क्रोधित थे और स्पष्ट किया कि वो अपनी चेतावनी पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तो ईरान ने हमारे छोटे छोटे हमले देखे हैं, लेकिन ये डेडलाइन समाप्त होने के बाद अमेरिका जो हमले करेगा, अमेरिका इतनी क्षमता से हमले करेगा कि एक ही दिन के हमलों में ईरान के सारे पावर प्लांट्स, सारे उसके ब्रिज और बहुत ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाएगा। यदि ईरान के तमाम पावर प्लांट, ईरान के सारे ब्रिज और ईरान के और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया जाता है, निश्चित रूप से इससे ईरान की जनता को भी कष्ट तो होगा। हालांकि खुद इजराइल और खुद अमेरिका कई बार कह चुके हैं, अभी तक के उनके हमलों से लगता भी है कि वो ईरान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो ईरान की जनता को कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन शायद युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका को अब ऐसा कदम उठाना होगा। यदि इतना बड़ा कदम उठा लिया तो क्या ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त योजना है कि वो इसका पलटवार कर सके और अमेरिका, इजराइल या और खाड़ी देशों को ऐसा विध्वंसक जवाब दे सके कि खाड़ी देश या अमेरिका या इजराइल या उसका कोई और सहयोगी अपने इस विध्वंसक हमले को करने को लेकर पछता है, या ईरान के पास कोई ऐसा गोपनीय प्लान है कि वो उस गोपनीय प्लान को सामने लाकर बिल्कुल ऐन समय पर अमेरिका को हमले करने से रोक देगा। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, आपको मालूम ही होगा, अमेरिका ने एक 15 सूत्री बातचीत के लिए सुझाव पाकिस्तान की मार्फत ईरान को भेजा था। उसके जवाब में कल ईरान ने अपना एक 10 सूत्री सुझाव पत्र पाकिस्तान की मार्फत अमेरिका को सौंप दिया है और कहा है कि यदि अमेरिका इन 10 बिंदुओं पर सहमत हो तो ईरान युद्ध विराम की घोषणा कर देगा और बिना किसी शर्त के हॉर्मुज को खोल देगा। हालांकि उस 10 सूत्री सुझाव में हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने का प्रस्ताव भी शामिल है। यदि मैं अमेरिका के 15 सूत्री सुझाव और ईरान के 10 सूत्री सुझाव की बात करूं तो दोनों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ना बातचीत के प्रति अमेरिका गंभीर है और ना बातचीत के प्रति ईरान गंभीर है। ऐसा लगता है कि दोनों ही मुल्क पूरी दुनिया को झांसे में रखना चाहते हैं कि युद्ध हमारी प्राथमिकता नहीं है,
हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि बातचीत से रास्ता निकल जाए तो युद्ध रुक जाएगा। ना अमेरिका के प्रस्ताव में कोई गंभीरता थी और ना ईरान के प्रस्ताव में कोई गंभीरता है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह है कि फिलहाल जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, युद्ध विराम की तात्कालिक आवश्यकता किसको है? क्या इजराइल को और अमेरिका को आवश्यकता है? क्या खाड़ी देशों को आवश्यकता है, या ईरान को आवश्यकता है? हालांकि जब हम सोशल मीडिया पर निगाह डालते हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई का एहसास नहीं है, तो एक तबका कहता है अमेरिका को बहुत नुकसान हो गया और इसलिए अमेरिका को युद्ध विराम की आवश्यकता है। दूसरा तबका कहता है, वही तबका कहता है कि इजराइल के अस्तित्व पर संकट है और इसलिए इजराइल किसी भी तरीके से युद्ध विराम चाहता है। दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जरूरत ईरान को है, लेकिन ईरान ऐसा कुछ भी कहने का प्रयास नहीं कर रहा। लेकिन यदि हम निष्पक्ष रूप से ना अमेरिका का पक्ष लिए, ना इजराइल के पक्ष और ना ईरान का पक्ष लिए देखते हैं, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, युद्ध विराम की आवश्यकता ईरान को है। ईरान के तमाम कमांडर्स मारे जा रहे हैं, पूरी टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। यदि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिंदा हैं, तो वो अमेरिका और इजराइल की दया की वजह से जिंदा है, ना कि अपनी शूरवीरता की वजह से या अपने किसी खास ठिकाने में सुरक्षित होने की वजह से, क्योंकि अमेरिका और इजराइल उनको मारना नहीं चाहते। ईरान में बड़े पदों पर लगातार रोजगार सृजन हो रहा है और ऐसे हालात बतलाए जा रहे हैं कि ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेज में कई निर्णायक पद खाली पड़े, कोई उस पदों पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे खतरा है कि जैसे ही वो पद पर आएगा इजराइल या अमेरिका उसे उड़ा देंगे। तो जरूरत है ईरान को, लेकिन उसके बाद भी आप एक खास चीज महसूस कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के प्रति गंभीर नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है, ईरान की सत्ता पर इस समय वो लोग भी हैं जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें एक देश के रूप में ईरान से कोई मतलब नहीं है। वो धार्मिक मदान हैं और अब उनके सामने ये संकट है कि यदि युद्ध विराम हुआ तो अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज उन्हें गिरफ्तार करेंगी, उन्हें सरेंडर को मजबूर करेंगी और उनको असाधारण रूप से टॉर्चर भी करेंगी। इसलिए उनको लगता है कि चाहे ईरान में कितना भी नुकसान हो, लेकिन वो आखिरी सांस तक अमेरिका और इजराइल से लड़ेंगे। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अमेरिका और इजराइल को ऐसे तत्वों को कुछ ऐसा विश्वास दिलाने का प्रयास करना चाहिए कि यदि ऐसे हालात पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका उनको बचाने का प्रयास करेगा और उनको टॉर्चर नहीं करेगा। ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास तब होगा जब कोई गंभीर मध्यस्थ बीच में होगा, और गंभीर मध्यस्थ बीच में तब आएगा जब इजराइल और अमेरिका और ईरान तीनों पर एग्री हो। दुर्भाग्य से ईरान अभी भी पाकिस्तान के प्रति बहुत सॉफ्ट है और वो पाकिस्तान को सिर्फ धार्मिक आधार पर अपना मित्र राष्ट्र समझ रहा है और वो पाकिस्तान के मार्फत ही युद्ध विराम करना चाहता है। अपने जितने भी वो प्रस्ताव भेज रहा है
वो अमेरिका के, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मार्फत भेज रहा है। यदि किसी अच्छा मध्यस्थ बीच में हो तो निश्चित रूप से युद्ध विराम पर कुछ गंभीर शर्तों पर बात हो सकती है। दूसरी बात ईरान को समझनी होगी कि जिस तरीके से अमेरिका और पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सहायता देकर, यूक्रेन के कंधे पर हाथ रखकर रूस को कमजोर करने की अपनी रणनीति पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनका मकसद यूक्रेन की मदद करना नहीं है। उनका मकसद यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को कमजोर करना है। इसी तरीके से चीन और रूस ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर, ईरान को सहायता देकर इजराइल और अमेरिका को फंसा के रखना चाहते हैं। वो ईरान की मदद इसलिए नहीं कर रहे कि ईरान विध्वंस का सामना ना करना पड़े। ईरान विध्वंस का सामना करना पड़ेगा तब भी रूस और चीन को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहते हैं युद्ध लंबा खिंचे। ईरान के नेतृत्व को ये बात समझनी होगी, जो गलती यूक्रेन के जेलेंस्की कर रहे हैं, उस गलती को करने से ईरान की धार्मिक सत्ता, ईरान की सैनिक सत्ता और ईरान की राजनीतिक सत्ता को ये बात समझनी होगी। यदि वो जिस दिन ये बात समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि वो एक अच्छे मध्यस्थ के पास पहुंच जाएंगे और निश्चित रूप से कुछ गंभीर शर्तों पर बातचीत होगी। फिलहाल यदि आज की मैं ताज़ा खबर की बात करूं तो ईरान ने अमेरिका से आने वाले विध्वंस से बचने के लिए जनता को ढाल बनाने का निर्णय करा है और ईरान के जनता से अपील करी है कि वह ईरान के पावर प्लांट्स को घेराव कर ले और उनके चारों ओर खड़े हो जाए, जिससे कि अमेरिका जनता की जाने के डर से हमला करने से रोक दे। ये एक कायराना हरकत है। यदि आपके पास उस विध्वंस का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है तो जनता को ढाल मत बनाओ, जनता को लाशों के ढेर में तब्दील करने का प्रयास मत करो। यदि ऐसा होता है तो ईरान की धार्मिक सत्ता, ईरान की सैनिक सत्ता, ईरान की राजनीतिक सत्ता एक और बहुत बड़ा गुनाह करेगी। फिलहाल अमेरिका यदि ईरान की जनता अपने पावर प्लांट्स को घेरती है, ईरान की जनता यदि अपने ब्रिज पर आकर खड़ी हो जाती है, तब अमेरिका हमला करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि शक इस बात पर भी है कि क्या ईरान की जनता अपनी सरकार के इस वादे को मानेगी, क्योंकि कहा जाता है साफ कि ईरान की जनता ईरान के सरकार के खिलाफ है और इसी कारण ईरान के पास सैन्य बलों की कमी पड़ रही है। ईरान ने 10 लाख युवाओं को सेना में भर्ती करने का टारगेट रखा है, जो पूरा नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आए हैं युवा वो अनाड़ी हैं, उनके पास हथियार चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं है और उनका मुकाबला अमेरिका और इजराइल के उन प्रशिक्षित बलों से होगा जो आधुनिक हथियारों को चलाने में जिनके पास महारत हासिल है। तो वो जो युवा आएंगे वो उनको भी एक तरह से ईरान मौत के मुंह में धकेलेगा। फिलहाल भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 6 बजे का समय, उसके बाद का समय बस ये देखने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि क्या ईरान ने कोई रास्ता निकाला। जो रास्ता निकाला, क्या वो कोई बातचीत का रास्ता निकाला, या ईरान ने कोई ऐसा गोपनीय अपना हथियार बाहर निकाला, अपने ऐसा गोपनीय प्लान बाहर लाए जिससे अमेरिका और इजराइल एक कदम पीछे हटे।
या ईरान स्थिति की गंभीरता को समझता है और अपने विध्वंस को रोकने के लिए बातचीत के रास्ते पर आता है। इतना ज़रूर कहूँगा, यदि ईरान बातचीत के रास्ते पर आता है और वो बिना शर्त आता है या कोई छोटी मोटी शर्त लगाता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और इजराइल को ईरान के प्रति कुछ दया भाव दिखाना चाहिए और बातचीत की टेबल पर आकर इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। फिलहाल ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा भंडारों पर हमले कर रहा है, वो ये भी एक गुनाह कर रहा है। आखिर ईरान को क्या हासिल होगा इससे? ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा भंडारों को नष्ट करने के बजाय अपने ऊर्जा भंडारों को बचाने का प्रयास करे। यदि हमलों से वो अपने ऊर्जा भंडारों को नहीं बचा सकता, तो उसको बातचीत के रास्ते पर आकर अपने ऊर्जा भंडारों को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दो बातें बहुत साफ हैं कि अंततः किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं, बातचीत से निकलता है। लेकिन शैतान लोग हो या जिद्दी लोग हो, वो बातचीत की टेबल पर भी युद्ध के बाद आते हैं, और इसीलिए कहते हैं शांति का रास्ता युद्ध से निकलता है। मारकाट बहुत हो चुकी, युद्ध बहुत हो चुका, नुकसान बहुत हो चुका। बेहतर है सब लोग बातचीत की टेबल पर इकट्ठे हों। ईरान की जनता को यदि विद्रोह करना पड़े तो विद्रोह करे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को यदि अपने देश के इस मजहबी सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना पड़े तो करें। यदि ईरान के IRGC के खिलाफ विद्रोह करना पड़े तो करें, क्योंकि यदि वो इस वक्त चुप रहे, इस वक्त की उनकी ये चुप्पी ईरान के इतिहास में उन शब्दों में लिखी जाएगी कि जब आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए थे, ईरान विध्वंस की ओर जा रहा था, तब आप अपनी कुर्सी से चिपक कर एक घर के कोने में चिपके हुए थे और आपने ईरान की सत्ता पर काबिज शैतानी मजहबी और सैन्य ताकतों का विरोध करने का साहस नहीं जुटाया। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और रोजाना की तरह फिर कह रहा हूं, किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे किसी बात से असहमति है तब भी ज़रूर बताना, आपकी शंका का निवारण करूंगा। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।